Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we are discussing the third marathon general science MCQ questions। इसके पहले मैंने आपकी 2 marathons अपलोड किए हैं जिसमें मैंने 100, एक में 100 और दूसरे में 150 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं आपसे अगेन 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। जो पुराने जो 2 वीडियोस थे उसमें किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके पिन्ड कमेंट को देख लीजिएगा। जो 1-2 क्वेश्चंस के आंसर ने मैंने मॉडिफाई किए हैं और आगे की जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते चलूँगी, तो होपफुली आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो आई गेस आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट 1 वीक बचा हुआ है, बिल्कुल पैनिक मत करिए। जितना आपने पढ़ा है पॉजिटिविटी के साथ रहिए कि पेपर उसी में से आएगा। प्रॉपर अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में स्पेशली जो आपके मतलब मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं उसको अच्छे से करते हुए चलिए, तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। जो ये आपका मैंने फर्स्ट मैराथन में क्वेश्चन डिस्कस किया था, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स एंड स्किन, लंग्स, गिल्स एंड फोर्थ ऑप्शन स्किन था। यहाँ पर मैंने जल्दी में आपको आंसर बता दिया था लंग्स एंड स्किन का। लंग्स एंड स्किन आपका बेसिकली जो अर्थवॉर्म एनिमल वगैरह होते हैं वो आपका स्किन से सांस लेते हैं, बट यहाँ पर पूछा हुआ था ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो यू विल टेक द लंग्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स। अगर लंग्स एंड स्किन की जब भी बात आएगी तो जो अर्थवॉर्म के वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मतलब साइज में जो बहुत छोटे मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपका स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ द 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका 2 प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 40 दी हुई है, तो 360 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो 4 9 36, तो 9 - 1 दैट इज़ 9 - 1 दैट इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 8। तो आपकी कितनी इमेज फॉर्म होंगी? अगर 2 प्लेन मिरर आपकी 40 डिग्री पर रखे हुए हैं तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इमेज जो होगी 8 फॉर्म होगी। फॉर्मूला आपको याद रखना है 360 अपॉन थीटा -1। थीटा आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर की बात करते हैं तो साइड व्यू में जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर तो आपका यूज़ नहीं होगा, और कॉनकेव मिरर जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम कॉनकेव मिरर जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हेडलाइट्स वगैरह में। जो आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो हेडलाइट्स है वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है बेसिकली वो आपका साइड व्यू के लिए, रेयर व्यू, बैक व्यू के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आप मतलब स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा तो आपको डरना नहीं है। बाउंसिंग बैक का क्या मतलब है कि जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है। तो जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। एल आ रहा है बीच में। अगर जो आर आ रहा है तो आर का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो जाएगी, बट अगर हमने रिफ्लेक्शन का नाम लिया है तो जिस मीडियम में आ रहा है उसी मीडियम में वापस चला जा रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक टू द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो इनका मतलब आप ज़रूर समझिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो आपका रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय। जो आपका जो मैक्सिमम पार्ट है लाइट का वो किससे रिफ्लेक्ट होता है? ठीक है, अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑल ऑफ दीज। ट्रांसपेरेंट जो होते हैं आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर आप जो मिरर ट्रांसपेरेंट मिरर लगाते हो तो लाइट क्या होता है कि वहाँ पर जो आप विंडोज़ वगैरह में देखते हैं तो वहाँ से तो लाइट एंटर कर जाती है ना,
तो मैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पार्ट जो कि रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी वापस चली जाए लाइट, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो आपका ओपैक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं कि लाइट आपका जो आपका रिफ्रैक्ट ना करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर जाए। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपैक ऑब्जेक्ट का। द बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर कंटेंस, जो आपका बैक साइड होता है, एक तरफ तो मिरर आपका शाइनी होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको अपनी इमेज देखते हैं। तो जो बैक साइड होता है मिरर का वो क्या होता है, गोल्ड कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, एल्युमिनियम कोटिंग या कॉपर कोटिंग। तो वो जो होता है आपका बेसिकली सिल्वर कोटिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो वो कोटिंग होती है वो उस कोटिंग को हम कहते हैं सिल्वर कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको जो मैंने रिफ्लेक्शन की बात बताई है, तो रिफ्लेक्शन की बेसिकली 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जिसको मैं ऐसे डार्क कर रही हूँ, ये इंसिडेंट रे और जो आपका नॉर्मल है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। फर्स्ट रूल तो आपका कहता है कि जो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और जो नॉर्मल है ये सेम प्लेन में होनी चाहिए। सेकेंड रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी जिस एंगल से आ रहा है वो और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो आपके रिफ्लेक्शन होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दीज आर कॉल्ड द बेसिक 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर हो जाएगा आपके 2। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से जो आपकी इमेज बनती है, यानी जो अपने घर में आप शीशा देखते हो उसमें आपकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है? नहीं, वो रियल इमेज नहीं होती है, इन्वर्टेड वो होती है, लैटरल इन्वर्टेड होती है, ना कि सिर्फ इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जी हाँ, जो वो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है, तो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, यानी सीधी बनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू होल्ड पेन इन योर राइट हैंड, ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े हो और अगर आपने अपना पेन जो है राइट हैंड में पकड़ा हुआ है एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द पेन विल बी द लेफ्ट हैंड इन द इमेज। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। मतलब क्या होता है कि अगर आपका ऐसे एल लिखा हुआ है तो यहाँ पर मिरर पे जो इमेज बनकर आएगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लैटरल इन्वर्जन वर्ड जो है ये आपका मिरर से रिलेटेड है। डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, ये सारे तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका लैटरल इन्वर्जन का। अनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो अनियन जो है आपका मॉडिफाइड फॉर्म है रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ। तो आंसर हो जाएगा स्टेम, जो है आपका तना। अनियन जो है आपका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है। च्युइंगम इज मेड ऑफ, जो च्युइंगम होती है बेसिकली वो किससे बनी है? रेजिन, टैनिन, लेटेक्स, गम। तो जो आपकी च्युइंगम होती है बेसिकली वो लेटेक्स से बनी होती है, ठीक है। तो लेटेक्स जो है ये बेसिकली चिकल इज़ द लेटेक्स सैप दैट कम्स फ्रॉम द, आपकी एक ट्री होती है सॉपिडली ट्री करके कहते हैं, उससे जो उसका जो लेटेक्स फॉर्म है उससे आपका बेसिकली च्युइंगम बनती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज, जो विटामिन B6 की कमी से होती है वो बेसिकली कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका एनीमिया। एनीमिया में आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्म इज द यूनिट ऑफ, जो आपकी थर्म है जिसको हम लिखते हैं THM के फॉर्म में भी लिखते हैं, वो किसकी यूनिट होती है? हीट, पावर, लाइट, डिस्टेंस। तो जो आपकी थर्म है उसको हम जो लिखते हैं उसको इस तरीके से शो करते हैं, ये बेसिकली आपकी हीट की यूनिट होती है और 1 थर्म इक्वल टू 29 किलोवाट आवर होता है। उसके अलावा 105 मेगा जूल होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हीट की यूनिट है।
डैश गिव्स द हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। तो आपको पता है जो स्टील की बात आती है, स्टील में जो हार्डनेस होती है वो आपका कार्बन, लेड, जिंक, टिन में से कार्बन देता है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी हार्डनेस भी कम होती जाएगी। लाइक रॉट आयरन था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट पढ़ाए थे, जो आपके 3 टाइप थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करना। 1.5 से 2% था आपका, ठीक है। उसके बाद से जो सबसे कम होता है वो आपका रॉट आयरन में होता है, मतलब लेस देन 1.5% होता है, जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील है उसमें अगर आपको हार्डनेस जो होती है वो आपका कार्बन देता है, तो मिड में जो होता है वो आपके स्टील होते हैं। सबसे पहले आपका जो आता है वो आपका 1.5 से 2.5 जो आपका कार्बन का कंटेंट होता है, उसके बाद आप कार्बन का कंटेंट धीरे धीरे करके आप इसको घटाते जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन। इसकी वीडियो को एक बार ज़रूर आप अच्छे से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील, इसमें क्रोमियम हम 11% ऐड करते हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसे आप ज़रूर एक बार देख लेना। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो जो आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो आपकी पुणे में एस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिबल पार्ट ऑफ द बनाना का जो एडिबल पार्ट है, एंडोक्रैप, मेसोक्रैप, एपीक्रैप, नन ऑफ दीज। तो जो एडिबल पार्ट है आपका बनाना का वो होता है आपका एंडोक्रैप, और लेस डेवलप्ड जो मेसोक्रैप है वो भी आपका एडिबल पार्ट होता है, बट जो मेन एडिबल पार्ट है उसको आप टिक करोगे एंडोक्रैप, ठीक है। ऑप्शंस अगर दोनों दिया है तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो आपका लेस डेवलप्ड मेसोक्रैप होता है उसको भी हम एडिबल पार्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हों, आपका मेसोक्रैप नहीं होगा, ठीक है। आप एंडोक्रैप टिक करके आओगे। शुगर केन इज द टाइप ऑफ। तो जो आपका शुगर केन है बेसिकली वो श्रब, ट्री, क्रीपर, ग्रास। शुगर केन बेसिकली आपका ग्रास का टाइप है, ठीक है ना। ये कोई फ्रूट है ना कोई ये आपका वेजिटेबल है। जो आपका गन्ना होता है वो आपका एक घास का टाइप है। हाईली डायरेक्टेड लाइट बीम, जो आपका हाईली डायरेक्टेड लाइट बीम है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेजर, इरेजर, लेज़र, मेज़र। तो उसका आंसर हो जाएगा हाईली डायरेक्टेड जो बीम होता है उसको हम लेज़र कहते हैं। लेज़र का फुल फॉर्म आपका इम्पॉर्टेंट है लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। थोड़ा डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग हो गई है, मेरा एक्चुअली हाथ नहीं सेट है इस पर, मैं आपको बोल कर बता देती हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ई इज़ फॉर एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो याद रखना इसको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नाम बड़ा है बट याद रखना इस फुल फॉर्म को, इम्पॉर्टेंट है। जो आपका लेज़र है इससे आपकी हाईली डायरेक्टेड बीम निकलती है, ठीक है। और जो आपका लेज़र है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में चेंज करता है। ये काम आपका एलईडी का भी होता है। जो लाइट एमिटेड डायोड होती है या लेज़र होती हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपका ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। The defect due to which a person is not able to see the distant object clearly, उसको क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रिकल, कॉर्निया, कैटरैक्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका मायोपिया। जैसे मैंने आपको बताया था ये आईज़ है आपकी, तो यहाँ पर जो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, सपोज इस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है तो ये आपकी रेटिना पे ना बनने की बजाय नॉर्मली क्या होता है आपकी आंखों की रेटिना पे बनना होता है, बट ये इमेज आपकी पहले बन जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो दूर का आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को दूर रख दिया जाएगा तो वो नहीं दिखता है। रीज़न क्या होता है कि वो इमेज आपकी रेटिना पे ना बनने की बजाय रेटिना पे बननी चाहिए थी, बट वो आपकी इमेज पहले बन जा रही है रेटिना से। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पहले बन जा रही है, तो इसको हम बेसिकली मायोपिया कहते हैं। और इसको हम बेसिकली कॉनकेव लेंस लगाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद रखना। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाई आई लेंस, एक सेकेंड, आई लेंस, कॉर्निया, आइरिस, आपका सिलेरी मसल्स। तो जो आपकी लाइट है जो आपकी आइज़ के अंदर आ रही है बेसिकली वो आपकी कंट्रोल होती है
आइरिस के थ्रू, ठीक है। जो आपकी लाइट है आपकी आईज के अंदर आ रही है वो आपकी कंट्रोल होती है आइरिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ वुड ये आपका केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लकड़ी को जला दिया तो वहाँ पे सिर्फ राख बचती है, उस राख से आप वापस लकड़ी को नहीं पा सकते हैं, तो ये आपका केमिकल हो गया। कुकिंग एन एग, एग को अगर आपने कुक कर दिया तो वो ऑलरेडी हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो भी आपका केमिकल है आपका। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर ये भी आपका केमिकल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो और अगर उस वाटर को बॉयल कर रहे हो और अगर आपने उसको ऊपर से कवर कर दिया तो उसका स्टीम जो इकट्ठा होता है, ठीक है, वो आपका वापस ठंडा करने पे आपको वाटर के फॉर्म में मिल सकता है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो फिजिकल चेंज में आ जाएगा। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज थायमाइन, राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरोल और रेटिनॉल। तो आपका जो विटामिन ए है वो आपका रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट करके याद रखना, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी, तो आपका जो एनीमोमीटर है बेसिकली करंट के लिए मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो आपका जो हाइग्रोमीटर है वो आपका जो ह्यूमिडिटी होती है आपके एटमॉस्फेयर में उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। थर्मोमीटर आपको पता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। पायरली हिलोमीटर जो है आपकी जो सोलर रेडियंस है, सन से जो भी आपकी सोलर रेडियंस आती है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र ह्यूमिडिटी। The splitting of white light into the 7 constituent color is called refraction, dispersion, deviation, reflection, ठीक है। तो जो आपको पता है कि वाइट लाइट होती है वो आपकी 7 कलर्स में आपकी ब्रेक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वेब ग्योर। ये आपके 7 कलर हैं, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और आप यहाँ पे ब्लू से ब्लैक मत कंफ्यूज होना, तो ये जो होता है आपका डिस्पर्जन की वजह से होता है, तो याद रखना ये आपका डिस्पर्जन होता है। एक लाइट आपकी बेसिकली डिस्पर्स हो जाती है बहुत सारी लाइट्स में, तो ये आपका डिस्पर्जन फिनोमेना है। द रेयरेस्ट ग्रुप ऑफ द ब्लड, जो आपका रेयरेस्ट ग्रुप ब्लड होता है वो होता है आपका ओ नेगेटिव। The species of plant which can grow in dry condition with the little or no water is called ज़ायरोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट, हाइड्रोफाइट। तो जो आपका जिसके लिए कम पानी चाहिए होता है वो आपका होता है ज़ायरोफाइट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज़ायरोफाइट। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है मायोपिया कैसे करेक्ट होगा, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ओपेक लेंस और आपका माइक्रो लेंस। तो जो मायोपिया है आपका जहाँ पर आपकी इमेज रेटिना से पहले बन जा रही है, तो वहाँ पर अगर आप सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट और अपनी आइज़ के बीच में अगर एक कॉन्केव लेंस लगा दोगे आप, तो फिर उसके बाद जो आपकी ये इमेज है कॉन्केव लेंस के बाद, तो वो आपकी इमेज आपकी रेटिना पे डायरेक्टली बनेगी, पहले नहीं बनेगी, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉन्केव लेंस। Which one of the following technology are used to locate submerged object under water? तो जो आपका सबमर्ज ऑब्जेक्ट है उसको जो ये आपके लिए यूज़ करते हैं वो आपका लेज़र, रडार, सोनार, बैरोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोनार। सोनार का फुल फॉर्म जो होता है वो याद रखना, ये फुल फॉर्म वगैरह यहीं पर एक क्वेश्चन तो फुल फॉर्म का बन ही जाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन, साउंड, N इज़ फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर हम रडार की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेज़र की बताई तो मैंने अभी आपको पुराने क्वेश्चंस में लेज़र का फुल फॉर्म बताया है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। बैरोमीटर तो आपका प्रेशर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सोनार। फुल फॉर्म याद रखना डियर स्टूडेंट, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर,
टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर। तो जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है वो आपका रेन वाटर होती है। जो बारिश की जो पानी होता है वो आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। कुछ जगहों पे बारिश का पानी को स्टोर किया जाता है पीने के लिए भी। तो ऑडियो सिग्नल ऑफ द टीवी जो आपका टीवी का जो ऑडियो सिग्नल है, बेसिकली आप देखते हो कि टीवी में जो होता है, एक तो आपकी पिक्चर होती है, जो आपकी जो मूवी चल रही होती है वो आपकी तो आपकी पिक्चर फॉर्म होती है, और एक आपका ऑडियो फॉर्म जो आप आवाज़ सुनते हो टीवी की मूवी में जो साउंड होता है। तो जो ऑडियो सिग्नल होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ठीक है, और अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की बात करते हैं तो जो वीडियो सिग्नल होता है, यहाँ पर जो पूछा है वो ऑडियो सिग्नल पूछा है, बट अगर हम वीडियो सिग्नल की बात करते हैं, जो आप मूवी में देख रहे होते हो, वीडियो सिग्नल की बात करते हैं, तो वीडियो सिग्नल को हम बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। मॉड्यूलेशन का बेसिकली मतलब होता है जो कैरियर वेव होती है वो आपकी बेसिकली मॉड्यूलेट, यानी उसको उसके एम्पलीट्यूड की बेसिस पे मॉड्यूलेट करेंगे। आपको याद हो ये बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मॉड्यूलेट करेंगे, कुछ कुछ जगहों पे इसको फेज़ के बेसिस पे भी मॉड्यूलेशन होता है। बहुत टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। जो मेन होते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज़ मॉड्यूलेशन होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम आपका जो यूज़ करते हैं वो ऑडियो सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं टीवी में, और फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है बेसिकली वो ऑडियो सिग्नल जो है, ऑडियो सिग्नल में जो आप ट्रांसमिट करते हैं जो भी सिग्नल्स को, वो आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू करते हैं। ऑडियो सिग्नल में जो भी आप ट्रांसमिट करोगे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू करोगे, और जो वीडियो है वो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू करोगे। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एयर कूलर आर मोर सुटेबल, जो आपका एयर कूलर है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए है, हॉट एंड ड्राई के लिए, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए, कूल एंड ड्राई करने के लिए। तो जो कूलर होता है वो बेसिकली हम हॉट एनवायरनमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, बट ह्यूमिड के लिए नहीं करते हैं। देखते हैं आप चिपचिपापन आ जाता है। तो जो कूलर होता है वो आपका हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है? वो दूसरा नाम है आपका म्यूरियाटिक एसिड, पाइक्रिक एसिड, यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जो आपका म्यूरियाटिक एसिड है, ठीक है, म्यूरियाटिक एसिड जो है वो आपका HCl जो आपका HCl होता है उसको हम म्यूरियाटिक एसिड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, नाम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। म्यूरियाटिक एसिड इज बेसिकली योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैक्टस इज रेफर्ड एज, जो कैक्टस का प्लांट होता है वो बेसिकली आपका हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, ज़ेरोफाइट और आपका थैलोफाइट होता है। कैक्टस जो प्लांट होता है इसको भी पानी की बहुत मतलब लेस वाटर में ये आपका अच्छे से डेवलप हो जाता है, ये आपका ज़ेरोफाइट होता है। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेज, जो आपके ब्लड में अगर यूरिक एसिड हाई हो जाएगा तो उस की वजह से क्या असर पड़ता है? आप देखते हो कि जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो जॉइंट्स में आपके बेसिकली पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो आपके जॉइंट्स में जाके कंबाइंड हो जाता है, तो एक पेन शुरू हो जाता है। इसको हम अर्थराइटिस कहते हैं, नहीं रूमेटिज्म, अस्थमा, गाउट। तो आपको इसको बेसिकली गाउट कहते हैं। ठीक है, जो आपका हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो होता है ब्लड में बढ़ जाता है वो आपका गाउट का बेसिकली रीज़न होता है। हाउ मैनी कैनाइन टीथ आर देयर इन द अडल्ट ह्यूमन। हाँ, ये एक क्वेश्चन भी था जो मैंने MCQ के टाइम पे, शायद इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर आप अच्छे से समझ लो। सपोज़ ये आपका जॉ है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग के आपके 4 दांत होते हैं, चाहे ये ऊपर के दांत समझो या नीचे के दांत समझो, जो स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली इंसीजर। ठीक है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इंसीजर की बात करते हैं तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर हो जाएंगे 4 दांत नीचे के, 4 दांत ऊपर के, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके दांतों के वो हो गए। इंसीजर की बात की तो वो हो गए 8। उसके बाद आता है कैनाइन। ठीक है, कैनाइन की बात करते हैं तो एक दांत आपका, मैं किसी और पेन से बना देती हूँ, एक दांत आपका इंसिजर के बगल में जो एक दांत इधर, एक दांत बगल में इधर, ये जो आपके 2 दांत ऊपर के और 2 दांत
2 दांत आपके नीचे के और 2 दांत जो ऊपर के हो गए, इनको हम बोलते हैं कैनायन। कैनायन आपके टोटल होते हैं 4। इसके बाद जो आपका दांत आता है उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। तो जो प्रीमोलर आपके होते हैं बेसिकली 1 और 2 इधर 2 इधर, टोटल अगर नीचे की बात करते हैं तो प्रीमोलर नीचे के जो आपकी बात करते हैं तो आपके 4 प्रीमोलर नीचे के हो गए, 4 प्रीमोलर ऊपर के हो गए, तो टोटल आपके 8 प्रीमोलर होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 3 एक साइड और 3 एक साइड, ये आपके होते हैं मोलर। ठीक है, तो एक साइड के 3 3 6 हो गए, 6 नीचे 6 ऊपर। तो अगर अडल्ट में बात करते हैं तो टोटल आपके 12 मोलर होते हैं। 8 + 4 12, 12 8 आपके 20, 20 और 12 32। जो आपके टोटल टीथ होते हैं वो आपके ह्यूमन जो टीथ होती है वो आपकी 32 होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन। तो अगर अडल्ट में बात करते हैं तो कैनाइन आपके कितने हैं, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। किसी एक MCQ में मुझे याद है कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर रहे थे कि मैम इसका आंसर रॉन्ग है, तो ठीक है आप करेक्ट हो, इसका आप देख लेना। इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और हर एक जो भी आपका मैराथन है उसकी पिंड कमेंट, जो सबसे पहला कमेंट है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें अगर कोई भी आंसर मैंने मॉडिफाई किया है तो मैं वहाँ पे पिंड कमेंट करके मेंशन ज़रूर कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ब्लड इज़ क्लीन्ड बाय, जो आपका ब्लड होता है वो किसके थ्रू क्लीन होता है, लंग्स, लिवर, हार्ट एंड किडनी। तो जो आपका ब्लड क्लीन करती है वो किडनी करती है। किडनी जो होती है, जो आपके ब्लड में अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, लाइक जैसे जो चीज़ें आपकी ब्लड में जो आप कहते हो ना कि वाटर जो है जो वेस्ट होता है वो आपकी किडनी होती है उसको प्योरीफाई करती है और वेस्ट मटेरियल को आपको बेसिकली बॉडी से बाहर करती है। तो छानने का, ब्लड को छानने का काम जो होता है वो आपका किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी ब्रीथ लीटर ऑफ एयर ईच डे। तो 15,000 से 20,000 लीटर एयर जो है ह्यूमन बॉडी ब्रीथ करती है पर डे। The sun's mass mainly consists of hydrogen and nitrogen, carbon dioxide, argon, helium। तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। जो सन का मास है बेसिकली उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। टाइनी बबल्स आर परफेक्टली स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, जो आपको देखते हैं ना बबल्स होते हैं पानी की ड्रॉपलेट्स, एक जगह पानी की एक बूंद गिरा कर देखना तो वो स्फेरिकल शेप लेती है। इसका रीज़न क्या है, सरफेस टेंशन, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कोसिटी। मैंने आपको बताया है इसका रीज़न है सरफेस टेंशन, बिकॉज जो वाटर होती है लिक्विड होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम एरिया में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो मिनिमम एरिया जो आपका होता है वो आपका स्फेरिकल का, इसीलिए वो स्फेरिकल का शेप लेती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली कहते हैं सरफेस टेंशन। Next question is, a man can't see clearly beyond 10 meters. The disease he suffers from myopia, farsight, cataract, hypermetropia। तो जो डिसीज़ है जिसमें आप 10 मीटर के बाद की चीज़ें नहीं देख पाते हो उसको हम बोलते हैं बेसिकली मायोपिया। और ऐसी बीमारी जिसमें आप पास की चीज़ें नहीं देख पाते हो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। याद रखना, ठीक है। कैटरैक्ट में बेसिकली होता है कि आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो मायोपिया हैं और आपके हाइपरमेट्रोपिया, इन सब चीज़ों को याद रखना। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में क्वेश्चन में घुमा कर पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स। आंसर हो जाएगा आपका एंटीजन। डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ फोर्स, करंट, आईसाइट, लेंस। तो आंसर हो जाएगा आपका लेंस। लेंस की जो यूनिट है उसको बेसिकली हम डायप्टर कहते हैं। आयरन इज अ केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन, रेडियम, रेनियम, रुथेनियम। आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन। रेडॉन जो होता है उसको हम बेसिकली आयरन से शो करते हैं। ब्लू विट्रियल जो है आपका अनदर नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका ब्लू विट्रियल है, ब्लू विट्रियल को हम सोडियम क्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट। हम बेसिकली ब्लू विट्रियल को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। और अगर हम ग्रीन विट्रियल यहीं भी पूछ लेते हैं तो वहाँ पर आप आयरन सल्फेट को टिक करना, ठीक है। इसके साथ कुछ वाटर का कंटेंट भी होता है। ब्लू
ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट एंड द ग्रीन विट्रियल जो है आपका वो है आयरन सल्फेट। मिल्क कंटेन वाटर परसेंटेज ऑफ, तो जो मिल्क होता है उसमें जो वाटर का परसेंटेज होता है वो अप्रॉक्स 87% आप उसका वाटर होता है। A toy is placed 10 centimeter in front of plain mirror. What is the distance of the image from the mirror? ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सपोज़ आपका मिरर है, अगर सपोज़ यहाँ पर आपका एक टॉय रख दिया है जो कि आपका 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इसकी जो इमेज बनेगी एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर पीछे इसकी एक इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर तो वो आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन आता कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मेन ऑब्जेक्ट एंड द जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो आप यहाँ पे टिक करके आओगे 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये ज़रूर ध्यान देखना कि पूछ कहाँ से रहा है। यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो ये आंसर है। अगर दोनों जो आपका ऑब्जेक्ट है और उसकी जो आपकी इमेज बनी है, ठीक है, उसके बीच का जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस पूछता तो आप टिक करते 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पूरा पढ़कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन आई कैन नॉट सी क्लियरली एट अ डिस्टेंस विच इज़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। जो ह्यूमन आई है 25 सेंटीमीटर से अगर पास की चीज़ और रख दोगे तो वो आपकी आई क्लियरली विजिबल नहीं कर पाती है। 25 सेंटीमीटर से दूर ही कोई चीज़ होगी, कोई बुक होगी, इसको आप ट्राई करना तो ही आप उसको क्लियरली देख पाओगे। द फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग अप of white light into a 7 constituent color is called, तो ये आपको मैंने बता दिया है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेडिएशन ऑफ लाइट, तो इसको हम कहेंगे डिस्पर्जन, ठीक है। 7 लेयर्स में आपकी टूट जाती है। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड एज अ बैक व्यू में मिरर, तो जो बैक व्यू, रेयर व्यू, इन सब के लिए जो यूज़ होता है प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एनी ऑफ द अबव, तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम बात करते हैं हेडलाइट वगैरह के लिए जो यूज़ होगा, जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है, तो वहाँ पर आप टिक करोगे कॉनकेव मिरर। When weight of the bob in a pendulum is increased then the oscillation period of the pendulum, तो जब आपको फॉर्मूला पता है कि आपका जो पेंडुलम का फॉर्मूला होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो आपका लेंथ पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है और आपका ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसमें कहीं पे भी जो आपका पेंडुलम का जो आपका बॉब है उसकी वेट पर नहीं डिपेंड करता, ये चीज़ याद रखना। तो ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, कांट से, तो आप क्या कहोगे, नो चेंज। व्हेन द वेट ऑफ द बॉब इन द पेंडुलम इज इंक्रीज देन द ऑस्किलेशन पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज नो चेंज, बिकॉज आपके फॉर्मूले में आपका वेट कहीं मेंशन ही नहीं है, सिर्फ जो आपका टाइम पीरियड होता है वो आपका इफेक्टिव लेंथ और उसके अलावा जो आपकी ग्रेविटी होती है 1/√g उस पर डिपेंड करता है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो डियर स्टूडेंट। होपफुली आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, जनरल साइंस में कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। आप इसको इस तरीके से मत पढ़ना कि आपको एग्ज़ाम को निकालना है, आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे आप बहुत कुछ सीख रहे हो, एग्ज़ाम अपने आप निकल जाएगा। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस फील करो। बहुत से क्वेश्चंस होंगे शायद जो यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में जो बायो के क्वेश्चंस होंगे वो आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, बट ठीक है, आप जो क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो, उसको रिवाइज करो। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लाई हो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप बिल्कुल जितना आप कर सकते हो आप उससे बहुत अपना बेस्ट दे रहे हो। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन अपने आप होगा। अपना बेस्ट करके आओ, 100+ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से करना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इंग्लिश की वीडियोस चाहिए या आपको जनरल साइंस की वीडियो MCQ क्वेश्चन चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।